नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा आपके साथ राजस्थान के हर राजनीतिक अपडेट के साथ। राजस्थान में बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह मैराथन बैठक अब करेंगे। आज बैठकों का सिलसिला प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ शुरू हो चुका है। इस समय बीजेपी ऑफिस में बैठक चल रही है। महिला मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की, ताकत दिखाई महिलाओं की, और बीजेपी के पक्ष में कैसे महिला वोट बैंक को साधा जाए, इसकी सफल और असफल ये देखना होगा कि कितनी सफल है और कितनी असफल, लेकिन कोशिश उन्होंने की। वहीं कांग्रेस में दिल्ली में मैराथन बैठकें चल रही हैं। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने उसके बाद से लेकर जयपुर राजस्थान को लेकर जो संगठन की कार्यकारिणी, जो तमाम जो यहाँ पर पदों पर भर्ती होनी है, उनको लेकर लगातार अब बैठकें हो रही हैं, क्योंकि चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा हुआ है। इन सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि जनता को इनामों की बौछार मिलने वाली है। ना कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई, सरकार की तरफ से कोई जानकारी आई हो। ऐसा लगा किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट आया कि देखिए इनामों की बौछार लगने वाली है, वो भी मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर। बहुत ही रचनात्मक तरीके से, जिस तरीके से कोशिश की गई है, तो देखना होगा क्या कुछ मुख्यमंत्री लेकर आते हैं बौछार इनामों की। आज इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ। तो जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि महिला मोर्चा कितना सफल रहा। मेरे साथ प्रियव्रत शर्मा बीजेपी से, कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर, दोनों ही प्रिय हैं, दोनों प्रिय लोग जुड़े हुए हैं। वेद माथुर वित्तीय विशेषज्ञ हैं, आप जुड़ेंगे हमारे साथ। महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के राजनीतिक उठाव-पटक के बीच आज के दिन पर ये चर्चा हम शुरू करते हैं। बीजेपी से प्रियव्रत शर्मा और कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर। तो शुरुआत में प्रियदर्शी भटनागर जी आपसे करना चाहूंगी, क्या तोहफे जी देने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? कौन सी बौछार होने वाली है? जी देखिए, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी सरकार दोनों ही जनता की सेवा की नियत से जनता के बीच में 4.5 साल से काम कर रही है। और आप देख लीजिए, जब से माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की जो सरकार है, उस सरकार ने निरंतर से जनता के लिए कोई ना कोई एक नई सौगात दी है, और देने के अंदर आज कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। अब जहां तक बात करिए, आपने माननीय अशोक गहलोत जी के जो ट्विटर पे उन्होंने मैसेज किया है, तो उसके संदर्भ में मैं बिल्कुल आपसे संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि इस संदर्भ में आधिकारिक तौर पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ही ये बता सकते हैं कि उनके खजाने से कौन सी सौगात किस क्रमबद्ध रूप से जनता के बीच में आने वाली है। एक सौगात नहीं है, कई सौगातें हैं, और वो सौगातें जनता के बीच में किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से आने वाली हैं। लेकिन मैं उसके साथ में स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि जिस प्रकार से माननीय अशोक गहलोत जी ने समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी तबके को और किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है। कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं रहा है कि जिसको साकार देने के लिए, जिसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय अशोक गहलोत जी और कांग्रेस सरकार पीछे रही है। सबको समायोजित रूप से माननीय अशोक गहलोत जी ने अवसर दिए, सौगातें दी हैं। अब देखना होगा शीघ्र ही जो सौगातें आ रही हैं वो जनता को कितना हम खुश कर पाती हैं और जनता उससे क्या लाभान्वित हो पाती है। जी जी, तो प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने आए, लेकिन इन्हें जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तरफ से कौन से इनामों की बौछार की जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रियव्रत शर्मा जी, प्रियव्रत जी, मुख्यमंत्री जो ऐलान करने वाले हैं, आपको कुछ जानकारी, खुदबुगाहट है क्या कुछ आने वाला है सामने? देखिए, जो इन्होंने बजट में घोषणा की थी, इनकी आदत है घोषणा करने की। 4.5 साल सरकार को पूरा हो गया, चुनाव आने का टाइम नजदीक है, अब ये बोलते हैं हम घोषणाएं और करेंगे। तो राजस्थान की जनता समझदार जनता है, सब समझती है। आप बोलते हो 500 रुपये सिलेंडर के दिए, 76 लाख की आयुष्मान भारत की रजिस्टर्ड महिला थी, 10 लाख को आपने दे दी। आज तक डिजिटल मोबाइल की घोषणा जो आपने की थी अपने चुनाव घोषणा पत्र में, मोबाइल मिला नहीं। आपने टैबलेट की बात की थी बच्चों को देने आपने की, मेरा वो भी अभी मेरा तक मिला सवाल नहीं है। ठीक से सुना नहीं प्रियव्रत शर्मा जी, आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। मैंने ये पूछा, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं
क्या बीजेपी को कहीं कोई जानकारी है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ लेकर आने वाले हैं जो उन्होंने ऐलान किया है? देखिए मैडम, चुनाव होने में 3.5 महीने बचे हैं। अब जो ये बोलेंगे अच्छा ही अच्छा बोलने वाले हैं, बोलने में तो बुरा ही नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है, मन के लाडू थोड़े क्यों, थोड़े तो फीके क्यों। अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन करने के लिए टाइम कहाँ है इनके पास? 4.5 साल जनता ने समय दिया इनको, तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अब आज बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब 3 महीने चुनाव के बचे हैं। तो जनता समझदार है, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और बहुत अच्छे से इनको जवाब देगी चुनाव के अंदर। जी, तो जादूगर के पिटारे इन्होंने से क्या इतने गड्ढे निकलने वाला है, ये सोडाला में जो सिर्फ अभी गड्ढा हुआ है, जादूगर ही जानते हैं। ये सिर्फ जादूगर ही जानते हैं ना। कांग्रेस को कोई किसी तरह का, जिसको बोलते हैं मतलब पार्टी के लोगों को भी आइडिया नहीं है और बीजेपी को भी कहीं कोई जानकारी नहीं है। ओम सैनी जी, ये जो सरप्राइज है, ये सरप्राइज कितना बड़ा होने वाला है? देखिए, ये सबसे पहले तो इस भाषा पे मुझे ऐतराज है कि जनता की सेवा करने के बजाय आप इनाम की बात करने लगे हैं। ये भाषा डेमोक्रेटिक भाषा नहीं है, ये बड़ी राजशाही की भाषा है। मेरा ख्याल है जिस किसी ने भी इसकी भाषा रची है वो मुख्यमंत्री के लिए एक गलत बात ही हुई है, क्योंकि जन सेवा उनका लक्ष्य रहा है और वो उसी की लगातार बात करते रहे हैं और उसी के तहत सारी योजनाएं चलती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी भाषा है जिसको कि इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत गलत आलेख है जो लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ कि कुछ राहत देना चाहते होंगे जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ का जो और दे दिया, आज ऐड देखे हैं मैंने बहुत सारे। उसी तरीके से एजुकेशन में भी कुछ कर सकते हैं, कृषि में भी कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे जरिए हैं। क्योंकि बजट में जो बातें कही है और एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट गवर्नमेंट को जैसा होना चाहिए, जो उसकी वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, वो सारी लगातार वो लोग 4.5 साल से अपना ये जन घोषणा पत्र लागू करवाते रहे हैं। तो उसी का एक कोई और एक चैप्टर होगा जिसको कि लोगों के सामने पेश करेंगे। वैसे ये घोषणाओं का जो सिलसिला 2014 से प्रारंभ हुआ है कि आपके बैंक खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, आपके ये हो जाएगा, क्या मैं कितना दे दूं, ये इस तरह की भाषा मेरा ख्याल है कि राजनीति की भाषा नहीं, ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की भाषा नहीं है। ये तो राजा और प्रजा के बीच में जो संवाद होता है उस तरह की भाषा है। तो इसको नजरअंदाज नहीं, इसकी आलोचना की जानी चाहिए। किस तरह की जी, भाषा अगर देश का प्रधानमंत्री बोले तो भी आलोचना हो, तो इस तरह की भाषा अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री रचें तो भी आलोचना होनी चाहिए। ये भाषा अच्छी जी, भाषा नहीं है। आप सेवा करने के जी, लिए आप सेवा करेंगे, आपकी जिम्मेवारी है जिसके लिए आपको इलेक्ट किया गया है, तो वही जी, उनमें ही कोई एक हिस्सा होगा। बाकी अभी पता कुछ भी नहीं है। जी, जी। ओम सैनी जी, बहुत गंभीर और जरूरी बात की तरफ आपने इशारा किया है। मुख्यमंत्री के जो सोशल मीडिया हैंडल करने वाली टीम है, क्या वाकई में मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण से बाहर है, या उन्हें जानकारी नहीं है, या प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर है वो मुख्यमंत्री का भाव समझ नहीं रहे हैं? ये वाकई में विचारणीय प्रश्न है और मुख्यमंत्री को इस पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस बार आपने भाषा की तरफ इशारा किया है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसे चीजें सामने आई हैं जो वाकई में मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। बहरहाल, हम विषय की तरफ वापस आते हैं। महेश शर्मा जी, जिस बात की तरफ ओम सैनी जी ने इशारा किया है, बात एक तो वो भी है जरूरी कि क्या एक लोकतांत्रिक राज्य का मुख्यमंत्री जो 4 महीने बाद चुनाव में जाना चाह रहा है, वो इनामों की बौछार करके, इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, मुझे भी इस भाषा पर बहुत ज्यादा सरप्राइज था, जो सरप्राइज मुख्यमंत्री जनता को देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के उस ट्वीट ने हम जैसे कुछ पत्रकारों को भी सरप्राइज किया कि क्या वाकई में एक मुख्यमंत्री की भाषा ये होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि उन्होंने जिस भाषा के इस्तेमाल के साथ जो घोषणा करने की ठानी है, वो क्या कुछ है, कोई किसी तरह की जानकारी है, या फिर जब मुख्यमंत्री जी सामने लेकर आएंगे तभी पता चलेगा? देखिए, जहां तक मैं जो कहा जाता है अशोक गहलोत को कि वो जादूगर हैं, तो जादू सिर्फ क्या कहते हैं ऐसा नहीं होता है। एक कौतूहल पैदा करने की कला है आम जनता को, जो है होता नहीं लेकिन दिखाया जाता है कि मैं ये करने वाला हूँ। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि विपक्ष को वापस से रणनीति में लाने के लिए कि भाई वो क्या नई रणनीति अपनाते हैं।
तो मैं जहां तक सब भाषा कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनावी जंग में आप उतर गए हैं, तो रणनीति ये न केन प्रकार ने हमें वापस सत्ता में आना, तो एक लक्ष्य ये है। अब उसे हासिल करने के लिए हो सकता है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन के लिए कि इसका इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि दूसरे खेमे में खलबली मिल जाए। क्योंकि अभी तक जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की हैं या जितने भी बजट में जो राहत दी है, तो उनमें जो उस घोषणाओं की बाद में स्ट्रेटेजी जो तय हो, जो भाजपा के बोलो तो विपक्षी जो खेमा है, वो थोड़ा सा उसको सोचने को मजबूर हुआ है कि हम क्या अपनी नीति अपनाएं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए शायद ये एक उनका एक जिसे बोलते हैं स्ट्रोक है, जो एक नया खलबली मचाने का है। क्योंकि हमेशा प्रतिद्वंदी के खेमे में किसी न किसी तरह की ऐसी हलचलों को क्या अब होने वाला है, चाहे वो फ्रीबीज का हो, चाहे मतलब किसी को जो कानून में या संशोधन करने में या मतलब किसी तरह का राहत देने में उनका मकसद हो सकता है। भाषा का जहां तक सवाल है, ये युद्ध क्षेत्र, इसे अगर आप यूं कह दें कि चुनाव भी एक युद्ध होता है, और उन्होंने कहा है कि मैं वापस से अपनी सरकार को वापस कांग्रेस को सत्ता में लेके आऊंगा, तो ये इरादे के तहत ये एक रणनीति मैं इसे समझता हूँ। भाषा कैसी भी हो, क्योंकि आजकल भाषा जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है, खासकर मतलब क्या कहते हैं, एक लंबे अरसे से जिस तरह से आप ये कहें कि इसको 20 साल से मैं बता रहा हूँ कि लोकतंत्र में चुनाव दौरान जितनी अमर्यादित भाषाएं एक दूसरे पे दलों पर होती जा रही हैं और उस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से एक सोचने की बात है। इसमें बड़े बड़े नेताओं को सोचना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने स्ट्रेटेजिकल जहां तक समझ रही इस भाषा का इस्तेमाल किया है कि मैं भाषा हमेशा अभद्र हुई जरूरी नहीं है महेश शर्मा जी। भाषा की राजनीति के दम पर पिछले चुनाव में वसुंधरा राजे को घेरा था उन्होंने, इसलिए वहां अमर्यादित भाषा की बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि गांधीवादी छवि के मुख्यमंत्री जब अपनी जनता को एड्रेस करते हैं, उसके लिए कुछ लेकर आते हैं, तो वो इनामों की बौछार, वाकई में ये सोचने लायक विषय है कि इनामों की बौछार, और अगर ये इनामों की बौछार है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया सलाहकार ने उनसे पूछे बिना नहीं किया होगा, और मुख्यमंत्री भी आजकल कुछ ज्यादा ही जिस तरह से कहें कि सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया को अपने पक्ष में लाने के जो प्रयास करते नजर आ रहे हैं, पिछले कुछ समय से हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पे पलटवार करने के लिए सोशल मीडिया और जो प्रोडक्शन हाउसेस और जो वीडियो बनाने जो उनकी टीम है, उन सब में एक अप्रोच उनकी चेंज हुई है। वो उसको लोगों के पास जाने का एक टूल बना रहे हैं, जरिया बना रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही सिखाया है। लेकिन सवाल ये है प्रियदर्शी भटनागर जी, आपसे प्रियदर्शी भटनागर जी, सवाल ये है कि अगर ये इनाम है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनामों की घोषणा करने वाले हैं, तो ये इनाम किसको मिलेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको सबको, हम सबको ये समझना होगा कि माननीय अशोक गहलोत जी एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, आप सभी मानते हैं और राजस्थान की जनता जानती है। उस लिहाज से अगर हम इस वर्डिंग को देखें तो आप इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि इनाम का तात्पर्य ये भी हो सकता है या ये भी है कि अगर किसी ने जनता की सेवा करी है, अगर कोई वर्ग ऐसा है जो देश को, समाज को, प्रदेश को आगे बढ़ाने में, उत्थान में लगा हुआ है और जो प्रदेश की जनता के साथ साथ में प्रदेश की सेवा कर रहा है, तो उसकी सेवा के बदले अगर उसको किसी भी तरीके से सम्मानित किया जाता है तो उसको इनाम देकर, उसकी सेवा का इनाम देकर उसको सम्मानित किया जा सकता है। तो मेरी नजरिए में ये नजरिया रहा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बात। दूसरी चीज मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने आपको पहले कहा, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट, बिना गोलमोल घुमाई फिराई बातें करने की बजाय मैंने आपको सीधे तौर पर यह कहा कि ना तो आपको भी मालूम नहीं है
मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको भी ये जानकारी नहीं है, किसी को भी ये जानकारी नहीं है, और माननीय अशोक गहलोत जी ने कोई ऐसा सिस्टम भी डेवलप नहीं किया अभी इस विषय में कि भाई उन्होंने ये बोल दिया हो कि भाई अमुक व्यक्ति को इस चीज की जानकारी है। जो वास्तविकता है वो ये है कि माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा है कि वो जो जनता को सौगात देने वाले हैं वो शीघ्र ही जनता के बीच में आने वाली है। हम उसके बारे में ये देख सकते हैं, ये विचार कर सकते हैं, ये आंकलन कर सकते हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी की जैसे परिपाटी रही है, जैसी उनकी सोच रही है, सेवा उनको उद्देश्य रहा है, उनकी यही नियत रही है गांधीवादी, तो उन्होंने निश्चित ही तौर पे समाज के और आम जनता के उत्थान के लिए, विकास के लिए एक सुदृढ़ योगदान के तहत से सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ स्कीम, कुछ ना कुछ चीज देन रखी होगी, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा वर्ग हो, चाहे कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, उसके बारे में आधिकारिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं। फिर भी हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से होने के बाद में हम ये कह सकते हैं, समूचे समाज के लिए, समूचे समग्र विकास के लिए माननीय अशोक गहलोत जी शीघ्र जनता के बीच में सौगात लेने वाले हैं, जिसके बाद में कोई वर्ग ये नहीं कह सकेगा कि हमें छूता रखा गया है, सभी वर्गों के लिए लेकर आए। आवाज नहीं आ रही आपकी। तो बिल्कुल प्रियदर्शी भटनागर जी, ये तो मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि वो कुछ सौगात देने वाले हैं। और जहां तक मेरी बात है, हमारा काम है जानकारी लेकर जनता को देना। इसी काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं और इसीलिए मेरा सवाल आपसे है। अब इस सवाल का जवाब मैंने आपका जवाब दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं, वो हर काम जब करते हैं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, और ये उनका मैनेजमेंट है और ये अच्छी बात है। तो पार्टी को भी मानना चाहिए कि पार्टी उनको, मुख्यमंत्री पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके या पार्टी के लोगों से विचार विमर्श करके कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको जानकारी नहीं है या मैं 2 मिनट को आपकी बात का मैं 2 मिनट को क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, संगठन को हम इस बात नहीं इसके बजाय प्रियदर्शी जी, मुझे आप ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री राज्य के हर काम खुद तो करेंगे और खुद ही घोषणा करेंगे और उसके बाद महंगाई राहत कैंप में भी खुद ही जाएंगे। आज हमारी बीजेपी के किसी सीनियर नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास हर संभाग में जाने के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, कांग्रेस के पास सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो जाते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए जो उनकी टीम, उनके कैबिनेट के लोग, संगठन के जो लोग, वो जो है उनकी अगर कमी पड़ती है या उनके पास नहीं है, तो इससे वो जो घोषणाएं करते हैं या वो जो मकसद के साथ आ रहे हैं, यानी कि राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार है, उसमें क्या सफल हो पाएंगे वो प्रियदर्शी भटनागर जी? देखिए, सबसे पहली चीज तो आप 2 सिरों को एक साथ जोड़ के बात कर रही हैं, ठीक है। अगर आप दोनों सिरों को अगर आप एक साथ जोड़ देंगे तो फिर तो वो सब कुछ गोल गोल ही हो जाएगा। तो जो आपने मुझे बात बोली, अब मैं जहां तक आपकी बात बता रहे हैं जो बीजेपी नेता ने कही है, सबसे पहली चीज तो ये आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के बीच में, आपके चैनल पे ये लिस्टें प्रकाशित हुई हैं, ये आपने लिस्टें इस चैनल पे चलाई हैं कि राहत कैंप हैं, पहले 700 किए गए थे, अब 2700 किए गए हैं, आगे और बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अंदर संगठन स्तर पर भी और सरकार स्तर पर भी ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, प्रतिनिधि लगाए। संगठन अपने स्तर के ऊपर ऑब्जर्वर लगाने के साथ साथ में ब्लॉक स्तर पर, हर ग्राम स्तर पर जा कैंप लगे, हर कैंप के ऊपर एक जने को नियुक्त कराए। इसी तरह से मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार के द्वारा भी लगाया गया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बात करके, वास्तव में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पीड़ा, परेशानी यह है कि ये 4.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कोई भी एक मुद्दा क्रिएट नहीं कर पाए। इनों के पास में कोई भी मुद्दा नहीं है राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को, उत्कर्ष काम को, योजनाओं को इंगित करने के लिए। जनता आज देख लीजिए, जनता में हमारे प्रति भारी विश्वास है। 1,76,00,000 से ज्यादा राहत कैंपों में लोगों ने, परिवार ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लाभान्वित हुए। तो ये सब उससे बौखलाए गए। एक प्रश्न उठाना कांग्रेस सरकार की और कांग्रेस संगठन की शैली पर, काम पर उंगली उठाना एक अलग बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के साथ साथ में उनके नेता ने यह नहीं बताया कि उनका आने वाले दिनों में या गत समय में जनता के लिए क्या विजन रहा था, क्या सोच रही थी, जनता के बीच में क्या काम किए थे, उन्होंने जनता को क्या दे दिया।
आज जनता को जो सरकार दे रही है उससे उन्हें पीड़ा हो रही है, उससे उन्हें पीड़ा हो रही है। प्रियदर्शी जी, ये तो मैंने उनसे पूछा ही नहीं, अभी तो वो जवाब उसी बात का देंगे जो मैं सवाल उनसे करूं। ठीक है, स्वागत है, स्वागत है। वेद माथुर जी जुड़ गए हमारे साथ, वित्तीय विशेषज्ञ हैं। वेद माथुर जी नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ और घोषणाएं लोक लुभावन करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इनामों की बौछार होगी, बहुत जल्दी इंतजार कीजिए आप। इंतजार कर रही जनता पर इनामों की बौछार जो होगी, उसके बीच सवाल ये है कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री ने जिस तरह की घोषणाएं की हैं, खास करके फ्री में जितनी स्कीम्स चलाने का, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो फ्री सिलेंडर हो या कम कीमत पर, ये जो इस तरह की जब भी घोषणाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राज्य के लिए, वो राज्य के पर्सपेक्टिव से वो कितनी सही है, और जनता के नजरिए से भी, जनता काम करके, मेहनत करके, कमा कर अपना पेट भरे या फिर फ्री में ये ले लो, फ्री में ये ले लो, फ्री में ये ले लो, ये लिस्ट तैयार हो जाए। देखिए, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये लोक लुभावन योजनाएं जो चल रही हैं, उसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित सारी पार्टियां समान रूप से जिम्मेदार हैं, समान रूप से दोषी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोक लुभावन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना या उनको सुखी करना नहीं है, उनका उद्देश्य वोट हासिल करना है। तो निश्चित रूप से जो भी इन लोक लुभावन योजनाओं को लागू करता है उसको कुछ ना कुछ उसका लाभ मिलता है। जहां तक आर्थिक पहलू है तो निश्चित रूप से इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी राज्य सरकारें, खास तौर से केंद्र सरकार के पास आय के और भी बहुत सारे साधन हैं, वो विदेशों से भी कर्ज ले सकते हैं, लेकिन जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, धीरे धीरे वो दिवालियेपन की ओर बढ़ेंगी, ये निश्चित है। आप हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लीजिए कि वहां पे कर्मचारियों को वेतन देने के लिए रुपए नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो राजस्थान में भी स्थिति खराब होगी। एक बात और प्रसंगवश मैं कहना चाहूंगा कि गहलोत सरकार की लोक लुभावन योजनाएं ग्राउंड जीरो पे निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ पहुंचाने वाली हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जो महंगाई राहत शिविर आयोजित किए हैं तो उससे भी इन योजनाओं से सीधे सीधे आम आदमी जुड़ा है और उसमें जो कार्यप्रणाली है इनके शिविरों की वो अच्छी है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो चुनाव है वो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर गवर्नेंस का होता है और यदि आप राजस्थान सरकार की गवर्नेंस को आप आंकेंगे तो उसमें वो फेल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन लोक लुभावन योजनाएं प्लस ये जो इन्होंने महंगाई राहत शिविर किए हैं, इससे उनका अपर हैंड नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद हमें समझना होगा कि चुनाव में जब मतदाता आपकी कॉपी जांचेगा तो सिर्फ एक विषय की ही सब्जेक्ट के आधार पर नंबर नहीं देगा, वो सारे विषय देखेगा। वो ये देखेगा कि कब कब पेपर लीक हुए, किन लोगों का हाथ था, राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने घोटाले हुए, किन लोगों को उससे लाभ पहुंचा, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, आपकी जातीय समीकरण क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे स्थानीय मुद्दे, और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा इस तरह के चुनाव में ये भी होना चाहिए कि आपका जो स्थानीय विधायक है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत जी को ये समझ में आ गया है कि यदि हम स्थानीय विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो घाटे में रहेंगे। और इसी तरह एक बहुत बड़ा फैक्टर इस राजस्थान चुनाव में सचिन पायलट क्या करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी रहते हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी यदि शो होती है तो उसका भारी नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। तो इन सारी स्थितियों में अकेले लोक लुभावन योजनाओं पे वो आश्रित रहेंगे गहलोत तो ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि इस सारी योजनाओं से कांग्रेस को लाभ पहुंच रहा है और अर्थव्यवस्था जो राजस्थान की उसको नुकसान पहुंच रहा है। जी, प्रियव्रत शर्मा जी, कांग्रेस को लाभ पहुंच रहा है ऐसा मानना है जो आर्थिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं अशोक गहलोत की योजनाओं के जरिए। ऐसे में सवाल उठता है, योजनाएं जो चलाई जा रही है उनका विरोध तो आप कर नहीं सकते, तो फिर आप जनता को इन योजनाओं के प्रतिकार के रूप में कौन सी, जैसे आज आपका महिला मोर्चा का जो प्रदर्शन हुआ उसमें आप कितनी महिलाओं तक वाकई पहुंच पाए? सिर्फ वहां जाकर कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन करने से आप प्रदेश की महिलाओं को अपने साथ ले लेंगे?
या फिर वाकई में महिलाओं के पास जाकर उन्हें उनके खिलाफ जितनी हिंसक घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जागरूक करना, उनको कानून की जानकारी देना, ये सब प्रयास भी होंगे? मैं आज के अभी के जो आपका प्रदर्शन हुआ है उसके संदर्भ में पूछ रही हूँ। मैडम, हम हर विधानसभा में हर बूथ के ऊपर हर मतदाता को टच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज का प्रदर्शन, देखो कुछ ना कुछ लीड करते हैं वो एक अलग बात है, बाकी हर बूथ के ऊपर हमारे समिति सम्मेलन हो रहे हैं। रही बात, इन्होंने बोला कि ये तो राहत कैंप लगा रहे हैं, जो आंकड़े सरकार के पास है उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का ढोंग है। कितना रुपया खर्च किया है इन्होंने इस राहत कैंप को ऑर्गेनाइज करने में? एक कैंप के अंदर 50-50 हजार रुपए का खर्चा आ रहा है। ये पैसा लाएंगे कहाँ से? मैं योजनाओं के खिलाफ नहीं हूँ। प्रियव्रत जी एक बात बताइए, आप महंगाई राहत कैंप के खिलाफ हैं, बीजेपी स्वाभाविक है, विपक्ष में आपने जनता से फीडबैक लिया क्या जो उस कैंप में आ रहे हैं, कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनको कितनी राहत मिल रही है, उनको उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो उनकी परेशानी क्या है राहत कैंप में जाने के बाद भी जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल लिया। ये बोलते हैं बिजली के दर में हम कटौती करेंगे, बिजली के अंदर फ्यूल चार्ज जोड़ दिया, जो पहले बिल आता था उससे भी ज्यादा बिल आ रहा है। मैं मेरे घर के बिल का ही उदाहरण दे देता हूँ। तो ऐसा कोई फायदा नहीं करता है। लोगों को एक बार लगता है कि हाँ जाएं क्या पता कुछ मिल जाए, वो लोग जाएंगे, लेकिन आप जब उनको एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस मिलेगी, 4.5 साल का नतीजा आपने वो देख लिया क्या मिला। इन्होंने जो 4 साल 5 साल के अंदर सरकार चलाई वो कुछ कर नहीं पाए। रिपोर्ट कार्ड देने के लिए इनके पास है नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं पेपर के अंदर, उन पे और खर्चा कर रहे हैं। आज इनका आय का 75% हिस्सा ब्याज में और पेंशन और सैलरी के अंदर चला जाता है। 6 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा राज्य के ऊपर कर दिया। कोई नए आय के साधन इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किए, कोई बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं किया, हर तरह क्राइम चरम पे है राजस्थान में। तो कहाँ से जनता सुखी होगी? ये अब आज लास्ट में 4 महीने के अंदर पेपर में ऐड दे करके कैंप लगा करके लोगों को भड़का नहीं सकते। लोग जा रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। यदि कोई सरकार इनिशिएटिव लेती है तो लोग बोलते हैं सरकार ने बोला है तो चलो करवाते हैं। उसका रिजल्ट क्या मिला आप देखो ना। उज्ज्वला के अंदर 76 लाख आंकड़े हैं अपने वहां रजिस्टर्ड, 10 लाख महिलाओं को इन्होंने सर मैंने तो आपसे ये पूछा था प्रियव्रत शर्मा जी, मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आपकी पार्टी का कार्यकर्ता राहत कैंपों में जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे कोई फीडबैक लेने के लिए आपने कोई सिस्टम बनाया? अगर उनको राहत नहीं मिल रही है तो वो कौन कौन सी परेशानियां उन राहत कैंप में झेल रहे हैं, ये आपने जानने की कोशिश की? बिल्कुल जाना। हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, समिति के सदस्य सब बात करते हैं। अभी तो केवल रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेलिटी हो रही है, कोई बेनिफिट किसी को मिला नहीं है। जब मिलेगा तब अपन इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनको पता है ये 2 महीने तो इसी में निकाल देंगे, उसके बाद चुनाव आचार संहिता डिक्लेयर हो जाएगी, फिर बोलेंगे साहब हमने तो ये किया वो किया। 4.5 साल में इन्होंने क्या किया जनता जानती है। एक कुर्सी बचाता रहा, दूसरा कुर्सी खींचता रहा, इसके अलावा इन्होंने कोई नहीं किया, कोई विजन नहीं था। जो इनके चुनावी घोषणा पत्र थे सब फेल है। कर्ज माफी की बात करते हैं प्रियदर्शी जी, राहुल गांधी जी बोले 1 से 10 तक गिनूंगा कर्जा माफ, कौन सा कर्जा माफ हो गया? बहन बेटियों को टेबलेट देने की बात थी, कौन सी टेबलेट मिल गई? कौन से मोबाइल मिल गए? महिलाओं पे अत्याचार दिन ब दिन बढ़ा है, 2,12,000 से आंकड़े क्राइम के बढ़ के 2.5 लाख हो गए प्रतिवर्ष। तो कहीं राजस्थान विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है। सोडाला का ताजा गड्ढा देख सकते हो, जल्दबाजी में ये होगा। ये जल्दबाजी करके घोषणाएं कर रहे हैं ना, ऐसे गड्ढे और बना देंगे राजस्थान के अंदर लास्ट में जाते जाते, और कुछ नहीं करेंगे। जी तो सवाल का जवाब आखिर जनता जो देख रही है, दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं कि भाई महंगाई राहत कैंप पूरा का पूरा छलावा है, बीजेपी को लगता है। लेकिन क्या बीजेपी ने ये जानने की कोशिश की कि इस छलावे में जो जनता पहुंच रही है वो बेचारी कैसे परेशान हो रही है, कितनी परेशान हो रही है, और उस परेशानी का समाधान कैसे निकाले? इसका कहीं कोई स्टडी, कहीं कोई काम, कहीं कोई ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे कोई एक्सरसाइज बीजेपी ने भी नहीं की है, ये बात स्पष्ट हो गई। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ओम सैनी जी, जो बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है कि वो अब कुछ और राहत देने वाले हैं, और जैसे आपने वेद माथुर जी को सुना और उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा जो मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था पर उसका बोझ भी पड़ेगा। जब आप जनता के बीच जाते हैं, जनता को सुनते हैं, क्योंकि आपने दशकों तक पत्रकारिता में जनता को भी सुना है, जनता का पक्ष जो होता है वो भी बहुत चुनावी लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जनता क्या इस बात को समझती है कि ये जो फ्री की योजनाएं चलाई जा रही है चुनावों से ठीक पहले चल रही हैं, इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अब हमें तो वोट। और ये मैं आपसे
इसलिए भी पूछ रही हूँ कि बहुत सारे राज्यों में चुनावों से ठीक पहले बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास जिनका हम एक एक का नाम लेकर चर्चा कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत से लेकर नॉर्थ इंडिया तक। तो क्या जनता जब वोट देने जाती है तब इन जन कल्याणकारी और जो उपहार, जो गिफ्ट, जो तोहफे उन्हें मिले हैं उनको याद रखती है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लें कि जो कुछ आपने प्रारंभ किया था चर्चा में, तो आपने कहा था कि वो इनाम देने जा रहे हैं, तो एक व्याकरण के हिसाब से और एक सिस्टम के हिसाब से मैंने कहा था कि राजशाही का और सामंतशाही के शब्द हैं जिनको कि कर्मी सेवा और सरल सेवा ही धर्म बोलने वाले मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो ये, इसकी मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि जो लोग इस इतिहास को नहीं जानते कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता के लिए आप जिम्मेवार हैं, उनके सारे विकास के लिए ना। जिस तरीके से भारतीय संविधान आधार बना हुआ है, हमारा प्रियम्बल जो कुछ बोलता है, हमारे फंडामेंटल अधिकार जो कुछ बोलते हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कुछ बोलते हैं, उनको आपको पूरा करना है। तो भाषा के स्तर पे तो जो गिरावट मैं 2014 से देख रहा हूँ उसकी चर्चा कर रहा था कि जितनी झूठ और परोसा गया उसको लोग पूछते हैं आज कि ये कहाँ है 15 लाख, कहाँ है, कितना दे दूं। ये कोई भाषा है? भाषा यही होनी चाहिए कि हम कर्म और धर्म, ये सेवा वाला जो सिलसिला है, जब ये बोलेंगे तो इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के जमाने में, तो उसके लिए आप यही सब करेंगे। और कहाँ से करेंगे? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा उधार से आएगा। और मैंने आपको पहले भी एक बार चर्चा में बताया था कि जब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विकास के लिए, अंत्योदय के लिए, गरीब को राहत देने के लिए जो योजनाएं बनाई थी उससे करीब 53,000 करोड़ रुपया हमारे ऊपर कर्जा हो गया था, जिसकी आलोचना करते थे वर्तमान मुख्यमंत्री। लेकिन बाद में जब समझ में आया कि डेवलपमेंट का ये लेटेस्ट मॉडल है और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, तब बातें बिल्कुल अलग तरीके से सामने आई। और आज जो कुछ हो रहा है ये इसलिए नहीं हो रहा। आप ये तो अभी देखा मैंने, फ्री बीज, ये फ्री बीज नहीं है, ये आलोचना, ये बहुत ही घटिया आलोचना है कि आप जनता की राहत वाले सिलसिले को आप फ्री बीज बोलते हैं, आप उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो आप उससे तंज कसते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग सचमुच में जनता की सेवा करने के लिए नहीं, सिर्फ आलोचना करने के रास्ते पर और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो आडंबर करते हैं, वो बात हो रही है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने 4.5 साल कर में जो कुछ भी ये जन घोषणा पत्र में कहा है उन सबको इम्प्लीमेंट किया, प्रूव किया है। और जितने लोगों के अकाल राहत वाले उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ये वहां पर हवा खाने नहीं जाते, वो सचमुच में राहत का जरिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि सिर्फ मीडिया में कुछ कह देने से या अपने प्रदर्शनों में कुछ कह देने से कुछ नहीं होने वाला। जनता को बताना पड़ेगा कि आप कैसे बेहतर हैं कांग्रेस पार्टी के शासन से। जी महेश शर्मा जी, ओम सैनी जी ने एक लोक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप होता है उसमें जो कुछ मिलता है जनता को, उसकी पक्की पैरवी की है जनता के लिहाज से। और यहाँ पर वेद माथुर जी ने राज्य के लिहाज से हिमाचल का उदाहरण देकर बात की कि वहां पर सैलरी देने को कर्मचारियों को पैसे नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी स्कीम, कल्याणकारी योजना जब बनाई जाती है तो राज्य का पक्ष जो होता है वो ये होता है। अब सवाल है राज्य के पक्ष और जनता के कल्याण के बीच में चुनावी माहौल, चुनावी बिसात। चुनावी बिसात से पहले मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक कई घोषणाएं की है पिछले कुछ महीनों में। अब वो एक कुछ नया और लाने जा रहे हैं। वो क्या नया लाएंगे इसके बारे में किसी को पता नहीं है। जिस तरह से उन्होंने, जो उनका काम करने का स्टाइल है और जिसकी हमेशा तारीफ भी होती है, काम ऐसे ही करना चाहिए मुखिया को कि जब वो काम करे तो वो सरप्राइज ही रहे। तो ये जो सरप्राइज मिलने वाला है, इस सरप्राइज में जो गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, जो तोहफे मिलने वाले हैं, जब गिफ्ट हम किसी को देते हैं तो वो हम उनको देते हैं जो हमारे लिए बहुत काम के रहे हैं, चाहे वो वोटर हो हमारा या फिर कोई और वर्ग जिसे साधने की कोशिश। वोटर तो सभी हैं, लेकिन किसी वर्ग विशेष को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। देखिए, सारी ही चीजें इसमें चुनाव के अंदर जो है कि रणनीति जो होती है वो हर तरह की होती है, चाहे घोषणाएं हो, चाहे मतलब क्या कहते हैं वो जो फ्री बीज वगैरह जो एक ट्रेंड चालू हो गया है, उसका नाम फ्री बीज है, लेकिन लोग
ये जरूरी है कि भाई लोकतंत्र में अगर विकास पर सरकार को घाटा भी होता है तो वहन करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पहले ये भी तो ये सोचना चाहिए कि वित्तीय संसाधन आएंगे कहाँ से, किस तरह से हम रिसोर्सेज डेवलप करें। ये बिल्कुल तर्क वेद माथुर जी का बिल्कुल सही है। अब सवाल ये आता है कि हमें चुनाव में उतरना है। अब उतरना है तो इसमें क्या, जब महंगाई राहत जैसे शिविर लगाए तो ये कि जनता में अच्छी पहल गई है, उसका अच्छा संवाद गया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जहां तक मेरा अनुमान ये है, जहां तक मैं लगाऊं अंदाज, तो ये हो सकता है कि पेट्रोल के दाम कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं ना, वो जो राजस्थान की ओर से जो लगाया हुआ कर उस पर कुछ रियायत दे सकते हैं। और जब उस पर रियायत मिलेगी तो जितनी कमोडिटीज हैं उनके दामों में भी कमी आएगी। अब जैसे आप बीच बीच में जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं सब्जियों के दाम अभी एकदम बूस्ट मतलब बहुत आसमान छूने लगे थे कि पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा टमाटर हो गया है। तो ये सारी चीजों पे बहुत कुछ मतलब क्या कहते हैं जिससे सरकार की छवि सुधर सकती है। मेरा जहां तक अनुमान है वो शायद इस तरह के भी एक कोई राहत दे सकती है गवर्नमेंट। छोड़ नहीं हूं मैं, लेकिन एक अनुमान लगा सकता हूँ। और साथ साथ ही उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है जो विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियां किया हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आपके समाज के रूप में हो, या अर्थ में, या आर्थिक मतलब क्या कहते हैं जो जिन्होंने मतलब कुछ सुझाव अच्छे दिए हों और वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसका फायदा रिटर्न। तो और दूसरा, अगर यूं चुनाव की दृष्टि से देखें तो चुनाव में ये मान के चलिए कि जब उन्होंने, अशोक गहलोत ने, उनका ये मानना है कि मैं वापस से रिपीट करूंगा तमाम विपरीत परिस्थितियों में, तो एक व्यक्तित्व की लड़ाई भी आ गई है, ईगो की भी लड़ाई आ गई है। और दूसरा, उन्होंने जिस तरह से अपना इस दौरान, इस वाले थर्ड पीरियड में जिस तरह से पार्टी में गुटबाजी और ये बगावत के जो भी काम हुए हैं, या मतलब जिस तरह से एक एंटी नरेशन हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस तरह से अपने आप की काबिलियत उन्होंने राजनीतिक रूप से या वित्तीय प्रबंध या वगैरह किसी तरह के भी मान के लें, तो वो भी एक मतलब क्या कहता है ना प्रभावशाली उन्होंने दिए है। और ये मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी कुछ किया जा रहा है इसमें है कि सबसे बड़ी बात है कि आपने आम जनता को राहत दे दी। अब विपक्ष में मतलब खलबली कैसे मचा, एक ये स्ट्रेटेजी भी है। तो खलबली के लिए हो सकता है कि मैं और भी इनाम दूं। तो इनाम का मतलब ये है कि वो एक शब्द से, जो कि अभी आप ये देखिए कि जो भाषा का इन्होंने जिस तरह से पायलट के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया तो वो भी हिट हुआ, ये नहीं है वो मार्केबल हुआ है। तो ये राजनीति में कभी कभी शब्द बहुत मतलब क्या कहता है प्ले कर जाता है। जी तो हो सकता है ये मतलब क्या कहता है ना एक विपरीत खेमे के अंदर खलबली मचाने के लिए कि वो अब जी क्या स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेटेजी को वो जमने नहीं दे रहे हैं। मैं जहां जी तक समझ रहा हूँ कि वो अभी बीजेपी अब जिस स्ट्रेटेजी पे चल रही है उनके समझ में आ रहा है कि अब मुझे आगे क्या एक्शन लेना है, तो उन्होंने वो एक्शन लिया है। मैं अपनी जी हिसाब से बता जी महेश शर्मा जी, राजनीति में अलग अलग तरह के नेता होते हैं। कुछ बहुत बड़े नेता होते हैं और कुछ अपना जीवन नेतागिरी में करके ही निकाल देते हैं। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो कुछ भी बोलते हैं तो जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला था। वो एक अलग बात है कि वो खुद ही उस रास्ते पर जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। 3 बार जो राज्य के मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे और जिनकी छवि, जिनकी पहचान, उनका व्यक्तित्व है, वो जो कुछ बोलते हैं तो उनके व्यक्तित्व में एक शालीनता और संवेदनशीलता है। इसे पूरा प्रदेश और देश जानता है। ऐसे में जब उनकी भाषा की बात आती है, वो कुछ भी थोड़ा सा, चाहे वो सचिन पायलट के लिए बोले, चाहे वो अपनी योजनाओं के ऐलान से पहले कुछ बोले, चाहे वो खुद बोले या फिर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स बोले, क्योंकि वो अशोक गहलोत है इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं वो मैटर करता है। उनकी भाषा पर चर्चा होती है क्योंकि उनसे ये अपेक्षित नहीं है। जिन लोगों के व्यवहार में वो चीज है उन पर चर्चा भी नहीं होती है, इसलिए ये बात जरूरी थी। लेकिन वेद माथुर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे और उससे पहले महेश शर्मा जी ने जिन बातों की तरफ इशारा किया कि जनता को
साधने के लिए उनके जो तमाम प्रयास हैं उसमें विपक्ष में खलबली है। तो प्रियव्रत शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले वेद माथुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैम, मैं एक अपना संस्मरण याद करके मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने राजस्थान में एक ऐसी आईएएस अधिकारी को देखा है जो जब सेवा में थी तो वो तरह तरह के लोन लेके पशुओं को चारा खिलाती थी। अपने बंगले का वो बिजली पानी का बिल जमा नहीं कराती थी, बैंकों से लोन लेती थी और उस समय वो इजीली मिल जाता था। कुल मिला के स्थिति हो गई कि जब वो रिटायर हुई, रिटायरमेंट तक तो लोगों ने बड़ी तारीफ की कि सब पशुओं के प्रति इनका प्रेम अद्भुत है, लेकिन जब वो रिटायर हुई तो जो बैंक वाले चुपचाप बैठे हुए थे उन सबने कोर्ट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत मुकदमे लगा दिए। उनके अरेस्ट वारंट निकल गए उन आईएएस अफसर के रिटायरमेंट के बाद। तो देखिए सवाल ये है कि आप जनता का कल्याण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कर्ज लेके कर रहे हैं और वो कर्ज बढ़ता जा रहा है। आज हमारी जो रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट की, उसका 40% हम ऋणों की किस्त और ब्याज के रूप में भर रहे हैं। जो जो बढ़ता जाएगा तो आपके विकास के काम रुक जाएंगे। या मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, मुझे पता नहीं कितना प्रासंगिक है, कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की कि मैं रेल का किराया नहीं बढ़ाऊंगा। अब उन्होंने जो 1 रुपया 2 रुपया अठन्नी बढ़ जाती थी, उससे रेलवे को अरबों रुपए का राजस्व बढ़ जाता था। 50 पैसे बढ़ाने से उनको अरबों रुपए मिल जाते थे, वो बंद हो गए। नतीजा ये हुआ कि रेलवे के बहुत सारे नवीकरण के काम, बहुत सारे पुलों का पुनर्निर्माण था, विकास के काम, नए डब्बे, नई रेलगाड़ियां सब रुक गए। अब जो नए रेल मंत्री आए उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं बंद कर दी, जैसे वरिष्ठ नागरिकों को जो कंसेशन मिलता था वो बंद किया। ऐसी बहुत सारी, इसी तरह कई ऐसे रूट थे जहाँ पे रेलवे को लाभ नहीं हो रहा था, यात्री लोड कम था, वो बंद कर दिए। नतीजा ये हुआ कि आज रेलवे की स्थिति है कि वो रोज नई वंदे मातरम ट्रेन चला रहे हैं। तो ये आपको फैसला करना है कि आपको शॉर्ट टर्म लाभ चाहिए या लॉन्ग टर्म लाभ चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, केंद्र सरकार को आज नहीं कल आखिरकार राज्य सरकारों को एक कानून लाके बताना पड़ेगा कि भाई इससे ज्यादा आप कर्ज नहीं ले सकते। लेकिन दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती कि विपक्ष गरीबों के सामने जाके कहे कि साहब हम तो आपको हर चीज फ्री में देना चाहते थे, लेकिन जो मोदी जी की केंद्र सरकार है ये नहीं देना चाहती है। कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि आज स्थिति हो गई है मैम कि भारतीय राजनीति में यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो उसका एक मैं सीधा फार्मूला बता रहा हूँ कि अपने घर और अपने ऑफिस में किसी भी ऐसे आदमी को नहीं घुसने दें जिसको अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत भी जानकारी हो। क्योंकि जैसे मुझे थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र की जानकारी है तो मैं लोक लुभावन योजनाओं का विरोध करूंगा और चुनाव हरवा दूंगा। तो यहाँ क्या है कि सलाहकार के रूप में अनाड़ी लोग चाहिए जिनको अर्थशास्त्र की जानकारी ना हो, वो चुनाव जितवा सकते हैं। लेकिन ये चुनाव भले ही जीत जाएंगे, लेकिन देश का, राजस्थान का, समाज का क्या होगा? हमारे पास क्या गांव में सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए फंड उपलब्ध रहेगा? क्या हम दवाइयों का भुगतान कर पाएंगे? क्या हम जो सरकार निर्माण कार्य करवाती है उनके ठेकेदारों को समय पे भुगतान कर पाएगी? और बहुत सारे भुगतान है और अंततः वेतन भुगतान के भी लाले पड़ेंगे, निश्चित है। क्योंकि जो राजस्व सरकार को मिलता है, चाहे वो खान विभाग से हो, आबकारी से हो या किसी भी से, उसमें पहले ही इतनी छीजत है, पहले ही इतनी टैक्स चोरी है कि उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि हमारा तंत्र है वो इतना, जैसे मैं गंदी भाषा में कहूँ, ढीठ है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है आपको राजस्व बढ़ाने की। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है यदि ये सब चलता रहा। एक और बड़ी, आप लोग इतनी देर से अनुमान लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या घोषणा करेंगे। मुझे लगता है कि कर्नाटक के अंदर जो फार्मूले लागू हुए और उनसे चुनाव जीता गया, उन्हीं फार्मूलों को रिपीट किया जाएगा। तो ये संभव है कि महिलाओं को नगद रुपए देने की कोई योजना आए और उसमें एक किस्त चुनाव से पहले रिलीज कर दी जाए, ताकि महिलाओं के खाते में 2-2 हजार रुपए आ गए और 1000, 2000, 5000 करोड़ लग भी गए। तो वो, उससे क्या है कि महिलाएं अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ग है। क्योंकि ये वो समय नहीं है कि आप किसी एक जाति को खुश करें या एक वर्ग को खुश करें।
कि उससे क्या होता है कि एक जाति को आप खुश करते हैं, दूसरी जातियां नाराज होती हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप महिलाओं को जैसे निःशुल्क, चाहे एक महिला करोड़पति है तो भी उसको बसों में निःशुल्क यात्रा करवा रही है दिल्ली सरकार। कर्नाटक में भी ऐसा कुछ शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब जो भी योजना आएगी वो महिलाओं के लिए आ सकती है या बेरोजगारों के लिए कोई भत्ता या इस तरह की चीज आएगी, ऐसा जी, मुझे राजस्थान में भी महिलाओं को 50% फ्री कर दिया गया है बस में यात्रा, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल शायद प्रियदर्शी भटनागर नगद प्रियदर्शी भुगतान और होने लगे। जी, प्रियदर्शी भटनागर जी, जो बात अर्थशास्त्र के जानकार लोग समझते हैं और बताते हैं और कहते हैं, वो ये है कि अगर कोई भी योजना जब बनाई जाती है तो उससे पहले उस योजना से होने वाले पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो सरकार कुछ कोई ऐसी तैयारी कर रही है कि इतना जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा, मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ताकि सरकार पे बोझ जो दूसरी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की आए वापस, किसकी आएगी ये तो जनता बताएगी, लेकिन जिसकी भी आए उस पर आर्थिक बोझ पहले से नहीं हो। कुछ ऐसी तैयारी की जा रही है? आपके यहाँ आर्थिक प्रकोष्ठ भी बने हुए होते हैं, अर्थशास्त्र के जी जानकार लोग भी होते हैं, तो उन सब के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर कुछ ऐसी तैयारी? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, इसी बात को दूसरे रूप में, विरोधात्मक रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बजट घोषणाओं के बाद में सैकड़ों बार, हर योजना के बाद में इन्होंने कहा है कि सरकार घाटे में जा रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के समक्ष कई बार ये कहा है कि जो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा योजनाएं जनता के बीच में लाई जा रही है, उस पे पूरा वित्तीय प्रबंधन को देख के, दृष्टिगत रखकर, अर्थशास्त्रियों से विचार करके, सारे पहलुओं को देखकर ही जनता के बीच में लाया जा रहा है। एक बात। दूसरी चीज, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि ये सरकार की सक्षमता पे भी को भी बताता है कि अगर कोई केंद्रीय सरकार अगर उसको ऋण दे रही है तो वो उसको ही ऋण दिया जाता है जिसकी क्षमता देखी जाती है। अगर ये माना जाता है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में या जो ऋण देने वाली संस्था है उसको अगर ये देखा जाता है कि भाई जो ऋण मांग रहा है उसकी कैपेसिटी नहीं है या उसकी वर्थ नहीं है या उसकी इनकमिंग नहीं है या उसका प्रबंधन नहीं है या उसका व्यवस्था नहीं है, अगर तो उसको लोन क्यों दिया जाए। ऐसे संदर्भ में हमारे लिए ये उपलब्धि की बात है कि यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ में हमारी क्षमता और हमारा डेवलपमेंट इतना ग्रोथ कर रहा है कि अगर हम जो हमारे पास में जो ऋण है उसको चुकाने के लिए हम सक्षम हैं, हम विकास को नहीं रोकेंगे, भले ही हमें ऋण लेना पड़ जाए और हम उस ऋण के संदर्भ में वो जो ऋण आएगा उसको टाइमली उसको अदा भी करेंगे। जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला प्रियदर्शी जी, कोई बात नहीं है। प्रियव्रत शर्मा जी, नहीं, मैंने आपको बता दिया, मैं पूरा वित्तीय प्रबंधन करके है ना, सारा ये योजनाएं जनता के बीच में लाई जाती है। वो वित्तीय प्रबंधन वो समझना चाहते हैं हम तो, जनता के तो लिए। वही मैं बिल्कुल, वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि मैंने जैसा पहला बोला उसी चीज को दोहरा रहा हूं। सभी जिस संदर्भ के अंदर योजना होती है उससे जुड़े हुए उससे विभाग के अधिकारियों को, अर्थशास्त्रियों को, उसके दूरगामी परिणामों को देखकर, उसको फील्ड में लाने के इन्वेस्टमेंट को देख के, सारे पहलुओं के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे राय लेके ही उसको जनता के बीच में उतारा जाता है। जी 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 जी। तो महिलाओं को लेकर मैं जो कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैम। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। बोलिए बोलिए। मेरा ये मानना है मैम कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था में जो कुछ हुआ है, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, मुझे लगता है कि हम सब ने उस तरफ से आंखें मूंद ली है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ एक कारण से बर्बाद हुई है, वो है विदेशी ऋण। उनको ऋण के रूप में इतनी बड़ी राशि चुकाने पड़ रही है कि आज जब उनके देश में गेहूं और आटे की कमी है, आटे की दुकानों पे लूटमार हो जाती है, पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, उस गोली से लोग मर जाते हैं, ऐसी नौबत आ गई। लेकिन सरकार आटा आयात करने की स्थिति में नहीं है। उसका कारण क्या है कि उनका जो मेजर धन है वो चला जाता है। आप बार बार एक बात पूछ रही हैं, सवाल कर रही हैं कि व्यवस्था क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना क्या है। तो इनकी योजना बड़ी सरल है, सिंपल है कि भाई हम लोन ले लेंगे। या आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये लोन लेंगे किसी न किसी नाम पे, किसी न किसी योजना के नाम पे, क्योंकि घाटे की पूर्ति के लिए कोई बैंक लोन नहीं देता। तो कोई योजना बना के और उसके लिए बहुत समर्थ लोन लेने में हम सारे भारतीय भी पाकिस्तानियों की तरह
एक्सपर्ट है, तो वो कोई ना कोई आईएएस अधिकारी अच्छी योजना बना के लोन दिला देगा बैंकों से। सवाल ये है कि इस तरह वो लेते रहे लोन बार बार, तो अंत में क्या होगा? नंबर एक। नंबर दो, मान लीजिए केंद्र ने अपनी कोई नीति बदल ली लोन के मामले में, अपने मानदंड सख्त कर लिए, बैंकों ने सख्त कर लिए, तो क्या होगा कि वो लोन नहीं मिलेगा। और जिस लोन के भरोसे आपकी दुकान खुली हुई है, चल रही है, वो दुकान आपकी बंद होने लगेगी। जो पाकिस्तान की स्थिति है कि लोन नहीं मिल रहा है, जिस दिन उनको आईएमएफ का लोन सैंक्शन हो जाएगा, वहां सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जी लेकिन वो लोन मिल नहीं रहा। ओम सैनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओम मैं सैनी जी। मैं मीना जी ये कहना चाहता हूँ कि ये जमाना मार्शल के इकोनॉमिक्स का है, जिसमें कि ह्यूमन कल्याण, मानव कल्याण बहुत महत्वपूर्ण बात है, नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी भी योजनाएं बनी हैं, रिफाइनरी से जो कुछ होगा, पेट्रोलियम के निकलने के बाद में जो कुछ होगा, हमारे मिनरल्स के मार्केट से जो कुछ होगा, उसके साथ साथ में हमारी जो साख बनी है, जिस साख की वजह से आप इतनी सारा सब कुछ राहत देने पे जा रहे हैं, उस पे उंगली उठाने का मतलब कि आप भारतीय जनता पार्टी की बात ही कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है। लेकिन आप पूछिए, केंद्र से पूछिए कि वो जो योजनाएं बना रहे हैं, वो जो सारा सब कुछ कर रहे हैं, उसका भार किस पे आएगा? राजस्थान तो घर से ला रहे हैं। सरकार, मुझे लगता है कि राजस्थान मोदी जी घर से लेके आ रहे हैं, वो सारा सब कुछ आगे लेकर के आ रही है। उस पर कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। इस ऐतराज और इस पे और इतने सारे वो मोदी जी घर से लेके आते हैं। विचार विमर्श करने के बाद में जब फैसला करते हैं, तो वो फैसला बहुत अलग किस्म का होता है। मेरा ख्याल है कि जी ओम जी मेरा बोले ख्याल है आप। कि इस नजरिए से आप देखें, सिर्फ पूंजी के उसको देख करके आप डरे नहीं, आप मानव कल्याण को महत्वपूर्ण बनाएं। मार्शल का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूं कि हमने फर्स्ट ईयर टीटीसी में पढ़ा था, अब तो अरसा गुजर गया, कि मार्शल का इकोनॉमिक्स क्यों पॉपुलर हुआ था, मानव कल्याण का अर्थशास्त्र क्या होता है, पूंजी के साथ में मानव को जोड़ा गया, वरना पहले तो पूंजी का अर्थशास्त्र होता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग यूं सोचते हैं, वो सिर्फ पूंजी के बारे में सोच रहे हैं, मानव के साथ में जोड़ने के बाद में संकट नहीं है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बहुत डिफरेंट है, उससे कंपेयर मत कीजिए। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जो बेसिक स्ट्रक्चर पंडित नेहरू के जमाने से लेके आज तक बने हुए हैं, इंदिरा गांधी के जमाने तक बने हैं, राजीव गांधी के जमाने तक बने हैं, उन स्ट्रक्चर्स का फायदा सब कुछ मिल रहा है। जिसको 70 साल के कुछ नहीं हुआ का नारा देकर रद्द किया जाता है। तो आप कंपेयर ही मत कीजिए पाकिस्तान के साथ में, श्रीलंका के साथ में मत कीजिए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, बिल्कुल अलग तरीके से सारी चीजें निपटेंगी। उसमें वाजपेयी जी और मोदी जी की सरकार को भी ऐड कर देते हैं ओम जी। हाँ, काम उनकी सरकार में भी जो हुए हैं उनको भी ऐड कर देते हैं। बहरहाल आपका हाँ, वो नाम लगा देता हूँ मैं। अब वाजपेयी जी की सरकार बिल्कुल ठीक है, भरोसे जी का लगाया था राजस्थान में, लेकिन केंद्र में लगाया नहीं मैंने। वेनेजुएला की स्थिति जो हो रही है, हाँ, उसके क्या हाल है, उसके बारे में क्या है? वेनेजुएला की भी तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। जी जी उससे कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सत्यानाश हुआ, देखिए हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, हम सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं करते। ये आप देख लीजिए, उससे कंपेयर मत कीजिए। इस पूरी चर्चा में जो अहम जरूरी बात है वो ये है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हर राज्य और केंद्र सरकार जरूर चलाए, लेकिन अपने आर्थिक प्रबंधन को देखते हुए। मुद्दे की बात यह है, जनता के हित में भी है और राज्य के हित में भी है। बहरहाल प्रियव्रत शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैडम, मैं ये कि आप ऋण लेना, पूरी बात है, ऋण लेना डेवलपमेंट के लिए दो तरीके के विकास होते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके होते हैं, पूंजीगत खर्चा होता है, एक नॉन पूंजीगत खर्चा होता है। तो आप जो ऋण लेते हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस से जाए कि उससे रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़े और उस रेवेन्यू को अपन जन कल्याण के अंदर खर्च करें। तो वो कहीं इनके यहाँ दिखता नहीं है, रेवेन्यू के सोर्सेज पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इन्होंने नहीं किया। जहाँ तक भारत सरकार की सेक्टर की डेवलपमेंट किया है, आज 2014 से 23 के अंदर देख लो, एयरपोर्ट की स्थिति देख लो, मेडिकल कॉलेज की स्थिति देख लो, हर तरफ डबल का सुधार हुआ है। 9 सेक्टर हमने सब डबल किया है, तो वहां से रेवेन्यू सोर्सेज भी डेवलप हो रहे हैं। यहाँ ये क्या कर रहे हैं कि केवल बांट रहे हैं और रेवेन्यू के सोर्सेज को डेवलप नहीं हुए। तो ऋण लो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिससे ऐसी कोई एसेट क्रिएट हो जो आपको रेवेन्यू भी क्रिएट करे। मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। कोई प्रबंधन नहीं है, इनका बजट तक लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इनके पास करने को कुछ है, रिपोर्ट कार्ड कुछ है करने को, अभी आके बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। घोषणा ऐसे नहीं होगी, आदमी को, पुरुषार्थ को डेवलप करना पड़ेगा, व्यक्ति को आपको निर्माण करना पड़ेगा, आपको ऐसा एनवायरमेंट देना पड़ेगा। सरकार का काम है कि सुविधाएं दे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, ऐसा वातावरण तैयार करे
जिसमें आदमी अपने सामर्थ्य से अपनी आत्मसंतुष्टि के साथ काम करते हुए अपना जीवन यापन करे और आगे बढ़े। ये इनका विजन नहीं है। ये इनका विजन केवल एक ही है कि हम टेम्परेरी दे दें इंजेक्शन और फिर सत्ता में आ जाएं। राजस्थान का युवा, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। 600 फीट नीचे से पानी निकाल के पीती है, समझती है और चुनाव में इनको जरूर जवाब देगी। जी जी, चुनाव में जवाब जनता क्या देगी, यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है और अगले 4 महीने ये महत्वपूर्ण विषय ही रहेगा। हर दिन इस पर चर्चा होगी। जनता का मानस जो है, जनता को उसके अधिकारों की जानकारी होते हुए कौन उसके लिए काम कर रहा है, ये एहसास कराने के लिए हम हर दिन चर्चा करते हैं ताकि जनता का हित तय हो सके। हमारा मकसद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कि हम जो सरकार कर रही है वो जनता के सामने लाएं, जो कमियां हैं वो जनता को बताएं, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उनकी सच्चाई कितनी है वो जनता समझे, उन आरोपों में सच्चाई कितनी है उनको भी जाने। जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ फोटो के लिए हो रहे हैं, जमीन पर भी उन पे कुछ काम हो रहा है, ये भी समझे। हमारा मकसद भी यही है। महेश शर्मा जी, आप कुछ उदाहरण दे रहे थे दुनिया के कुछ देशों के, वेनेजुएला की बात कर रहे थे आप। जी, यहाँ पे सब कुछ फ्री, जहाँ पे जल कल्याण के लिए सारे फ्री में स्थिति होगी, वहां पे 3000% मतलब कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। अब उसका क्या होगा? आदमी खाने पीने के, ये स्थितियां हो रही है कि वो अपनी नीति बदलने को तैयार हो रहे हैं। जी, तो ये वाली जो चीज है, बिल्कुल ये वाली भी चीज है कि हम अपने जितना हमारी चादर है उस चादर से ज्यादा बाहर नहीं निकले। जी, अच्छा है, जन कल्याण की भावना होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। लेकिन इन सभी, सिर्फ कांग्रेस नहीं, इसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो और दूसरे भी जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि इनके आने वाले दिनों में भारत आज पांचवी आर्थिक स्थिति बना हुआ है पुराने लोगों की आधार पे, या उन्होंने जो नीतियां बनाई है उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन अगर हम ये कल्पना कर रहे हैं कि तीसरी स्थिति में आए, मतलब तीसरी अर्थव्यवस्था में, तो ये अर्थव्यवस्था आपकी ऐसी गप होगी कि मतलब क्या कहते हैं, पहले जो स्थान आपका 10वां था उससे भी वो नीचे उतर जाएंगे आप। जी। तो हमारे यहाँ ऑडिट एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। किसी भी सरकार की तरफ से भी जब कोई योजनाएं बनाई जाती हैं और उनमें जो बजट शामिल है उस पर सरकार को भी एक ऑडिट सिस्टम डेवलप हो कि हाँ ठीक है, इतना आप सरकार जन कल्याणकारी योजना की उसमें कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आर्थिक मैनेजमेंट नहीं है। तो कुछ ऐसा सिस्टम दुनिया के किसी देश में, वेद माथुर जी, या प्रदेशों में, मतलब हमारे यहाँ कम से कम बनाने की जरूरत है ताकि सरकार के मुखिया को सचेत रहे, उन्हें मालूम हो कि मैं इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वेद माथुर जी, आपका ऑडियो ऑन करिए सर। सर आपका ऑडियो ऑफ है। नहीं, आपके इस तरफ ऑफ है शायद। आ रही है आवाज? अभी ठीक आ रही है। आ रही है आवाज? जी जी हाँ जी। देखिए, सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जो भी व्यक्ति, सरकार या पार्टी इस तरह का कोई ऑडिट सिस्टम या रोक लेके आती है तो उसकी हरदम के लिए बदनामी हो जाएगी। चुनाव के बाद अशोक गहलोत जी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी की सरकार, वो तो खुद बहाना ढूंढेगी कि कोई बहाना मिल जाए जिससे जो हमने घोषणाएं की है इनसे हम बच जाएं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपको रेवेन्यू बढ़ने वाला नहीं है और कर्ज बढ़ेगा, ये इनको भी पता है। इंटरनली अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा रेवेन्यू जितना बढ़ेगा उससे ज्यादा तो हमारा प्रशासनिक जनता खर्च ये करने अच्छी वाला तरह है। कब जानेगी, जनता ये अच्छी तरह कब समझेगी कि जो घोषणाएं की जा रही हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, वो हम तक पहुंचे इसके लिए आर्थिक प्रबंधन की व्यवस्था आसान नहीं है। और जिस दिन जनता ये बात समझ जाएगी उस दिन इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं बनाने से पहले
राज्य का मुखिया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो भी सचेत हो जाएगा। तो जरूरत इस वक्त जो है वो जनता की समझदार और जागरूक होने की है कि उसको कितना मिल रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है उसकी तुलना में उसके पास पहुंच कितना रहा है। चाहे वो फिर बीजेपी के नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणाएं की जा रही हो, चाहे वो अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हो, ये बात समान रूप से राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होती है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा महिलाओं के लिए कुछ बड़ी घोषणा या फिर पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम में कुछ कमी राजस्थान की जनता को मिलेगी, या फिर जादूगर के पिटारे से कुछ और घोषणा। लेकिन इनामों की बौछार देखते हैं किस तरह से, किस रूप में सामने आती है। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं, सोशल मीडिया टीम हैंडल करते हैं, वो इस बात को भी जरूर समझेंगे कि उनके पद की गरिमा और उनके सम्मान को बनाए रखें और इस तरह की शब्दावली से भी बचें। जहां जन कल्याण की बात है, गांधीवादी मुख्यमंत्री की छवि है, वहां लोक हित ही सबसे बड़ा विषय है और जनता के लिए कुछ करने की सोच, सेवा ही सबसे बड़ी बात। बहरहाल न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।